मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसर से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और हमने ये जानने का प्रयास किया कि भारत में किस प्रकार से मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ और उसके संस्थापक बाबर ने जो ग्रंथ लिखा, उसके पश्चात अकबर के शासनकाल में जो इतिहास लिखा गया, चाहे हम अकबरनामा की बात करें, बाबरनामा के बाद में अकबरनामा, हुमायूंनामा या अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों की हमने जो चर्चाएं की। कल जैसा कि हमारी चर्चा थी कि तुझके जहांगीरी, जो कि जहांगीर के द्वारा लिखी गई उसकी आत्मकथा है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज शाहजहां के शासनकाल में जिन ऐतिहासिक ग्रंथों का संकलन हुआ, उनकी रचनाएं हुई, उनके संबंध में आज हम यह बात कर रहे हैं। खासकर हम बात करें इकबालनामा ए जहांगीरी, जिसका लेखक मोतमिद खां। इस ग्रंथ की रचना जहांगीर के शासनकाल में हुई। कहा जाता है कि यह जहांगीर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण पद पर भी ये नियुक्त था और बेसिकली इसने जहांगीर के शासनकाल की घटनाओं का ही उल्लेख नहीं किया अपने इस ग्रंथ में, बल्कि इसने शाहजहां के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, आरंभिक जो शासन व्यवस्था के जो आरंभिक दिन थे, उनके संबंध में भी इसने महत्वपूर्ण जानकारी हम मोतमिद खां के द्वारा इकबालनामा ए जहांगीरी के अंतर्गत उसने की है। इसी प्रकार से हम जो दूसरा ग्रंथ की बात करें, पातशाहनामा। देखिए, पातशाहनामा ये दो ग्रंथ है, नाम एक ही है, पातशाहनामा। पहले के लेखक है मोहम्मद अमीन कज़विनी। दूसरा पातशाहनामा जिसके लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी। और दोनों ही ग्रंथों की जो रचना है वो शाहजहां के शासनकाल में हुई। पातशाहनामा जिसके लेखक मोहम्मद अमीन कज़विनी है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसने शाहजहां के शासनकाल की उन घटनाओं का उल्लेख किया है। खासकर हम देखें कि शाहजहां के बाल्यकाल से लेकर के उसके सिंहासन रोहण तक की जो घटनाएं हैं, उनको उसने पार्ट 1 यानी कि भाग फर्स्ट के अंदर इन घटनाओं का उसने उल्लेख किया है। दूसरी बात हम करें कि पार्ट 2 के अंदर या भाग 2 के अंदर उसने अपने शासनकाल के अंदर जो निर्णय लिए, जो शाही फरमान जारी किए, जो राज्य के संबंध में जो नीति बनाई, उनके संबंध में उसने पार्ट 2 के अंदर बादशाहनामा के अंदर लिखा गया है, बादशाहनामा के अंदर लिखा गया है। तीसरा, यहां प्रमुख जो उस समय के जो संत हुए, फकीर हुए, उनके बारे में यहां पर बादशाहनामा के अंदर हमें जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह की भी जानकारी हमें इस ग्रंथ बादशाहनामा से प्राप्त होती है। दूसरा ग्रंथ बादशाहनामा जिसका लेखक है अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसने शाहजहां के 20 वर्षों का इतिहास लिखा है। कहते हैं कि इसको भी यहां 2 कालखंडों के अंदर विभक्त किया गया है और पहला कालखंड 10 वर्षों का, दूसरा कालखंड भी 10 वर्षों का। और इन दोनों कालखंडों के अंतर्गत शाहजहां के जो अभियान थे, चाहे हम दक्षिण भारत का विजयी अभियान की बात करें या बुंदेला राज्य के ऊपर जो उसने आक्रमण किया उसकी बात करें, या हम उत्तर भारत के अन्य राज्यों जो कि विद्रोह उस समय किए जा रहे थे, उन विद्रोह को दबाने के लिए उसने जो कार्य किया, इन सब की जानकारी हमें अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है बादशाहनामा, इससे प्राप्त होती है। कहते हैं कि शाहजहां जो कि कला प्रेमी था, शाहजहां जिसने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। इस ताजमहल के निर्माण करने में काफी लंबा समय व्यतीत हुआ और किस तरीके से उसने इस ताजमहल का जो डिजाइनर था, आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, ईसा खां, जो कि ईरान का बेसिकली निवासी था, उसको उसने ये दायित्व सौंपा और किस तरीके से इसका पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया। और इसको तैयार करने के पश्चात इसमें जो पूरा समय लगा और जिस तरीके की इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है, जिसको पिचकारी कहा गया है, पितृडूरा कहा गया है। कहते हैं कि इसकी जो ताजमहल की जो कलाकृति है, अपने आप में अनुपम एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसका जिक्र भी हमें इस ग्रंथ के अंदर
देखने को मिलता है। कहने का मतलब बादशाह नामा जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। इन दोनों ग्रंथों के बाद में हम सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जिसके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है मुगल काल के बारे में, वो है मुन्नत खब उल लुबाब, जिसे तारीख खाफी खां कहा जाता है। तारीख खाफी खां के द्वारा लिखा गया एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें न केवल मुगल साम्राज्य की स्थापना और उसके पूर्वज तैमूर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, बल्कि औरंगजेब के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी आए मोहम्मद शाह के शासनकाल तक की जानकारी, यहाँ 1733 तक के शासनकाल के बारे में जानकारी इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलती है। मैं यहाँ 2-3 बिंदुओं को छूने की कोशिश करूंगा कि मुन्नत खब उल लुबाब जो खाफी खां के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसके अंदर मुख्य रूप से किन किन बातों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 कि अकबर के द्वारा जो मनसबदारी व्यवस्था स्थापित की गई थी, उस मनसबदारी व्यवस्था जब अकबर ने स्थापित की तो उस समय तक ये व्यवस्था एक सुव्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से स्थापित की गई। लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद में इस व्यवस्था के अंदर कुछ दोष निहित हुए थे। उन दोषों का उल्लेख हमें इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है। यानी अभिप्राय मुन्नत खब उल लुबाब यानी खाफी खां के द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है, इसके अंदर देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ईरानी और तुरानी गुट जिसका वर्चस्व हमें मोहम्मद शाह के शासनकाल में देखने को मिलता है। वैसे तो जैसे कि हमारी चर्चा थी कि मुगल काल के अंदर जो गुटबंदी का एक जो दौर प्रारंभ हुआ वो नूरजहां के शासनकाल से प्रारंभ हुआ, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा और आगे देखें तो अकबर के शासनकाल में स्पष्ट रूप से गुटबंदी यहां देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि अकबर जो कि एक दूरदर्शी शासक था, उसने अपने राज्य में चेक एंड बैलेंस, जिसको कहा जाता है शक्ति संतुलन का सिद्धांत, शक्ति संतुलन के सिद्धांत को स्थापित करने के उद्देश्य से उसने राजपूतों को अपने दरबार में उच्च पदों पर आसीन किया, जिससे कि एक तरीके से उसके दरबार में शक्ति संतुलन का एक तरीके से सिद्धांत है वो स्थापित हो सके। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि अकबर के बाद में, चाहे हम जहांगीर की बात करें या शाहजहां की बात करें और उसके बाद में औरंगजेब के शासनकाल की बात करें, ये 3 ऐसे शासक जो हुए, इनके समय तक तो ये जो व्यवस्था थी वो चलती रही थी निरंतर एक तरीके से। इसमें बहुत बड़ा एक गिरावट या हम ये कहें कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न नहीं की जा रही थी। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसके जितने भी उत्तराधिकारी आए, उसके बाद में हम देखते हैं कि निरंतर गुटबंदी का एक दौर प्रारंभ हुआ। यहां ईरानी और तुरानी जो 2 गुट थे, वो दोनों गुट इतने जबरदस्त हावी हुए कि आगे चलकर के लिए एक तरीके से कहें कि गुटबंदी के इस दौर ने या गुटबंदी के कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होकर चला गया। जैसा कि लेटर मुगल, उत्तरकालीन मुगल जो कि डॉक्टर सतीश चंद्रा के द्वारा लिखा गया, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को, इस ग्रंथ को ही एक तरीके से आधार मान करके नहीं, मुन्नत खब उल लुबाब को आधार मान करके नहीं, इसके अंदर जो गुटबंदी की जो बातें कही गई उसी के आधार पर यहाँ सतीश चंद्रा ने कहा है कि मुगल साम्राज्य के अंदर जो गुटबंदी का दौर प्रारंभ हुआ और जो मनसबदारी व्यवस्था के अंदर जो दोष निहित थे, उन्हीं के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इसलिए मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में यदि हमें महत्वपूर्ण जानकारी और खासकर हम बात करें कि औरंगजेब के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मुन्नत खल उल लुबाब महत्वपूर्ण योगदान देता है। चाहे हम औरंगजेब की दक्षिण नीति की बात करें, चाहे औरंगजेब की हम धार्मिक नीति की बात करें, या ये कहें कि औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति जो नीति अपनाई, अनुदार नीति अपनाई, उसकी सारी की सारी जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। आगे भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।